हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 अगस्त 2024 को के संबंधित से जुड़े हुए 2-3 मुद्दों पर हम देखेंगे। 3 मुद्दे हैं एक्चुअल में, एक तो जो 2 न्यूज़ है वो तो एक का ही है। आज 8 अगस्त है, 8/8/2024। आपको एक ऐसे ही क्यूरियोसिटी में बता दें कि 8/8/8 को बीजिंग ओलंपिक हुआ था। उस दिन शुरू हुआ था 8 अगस्त 2008 को। मुझे याद है, मैं अपनी तैयारी के दौरान था। आज भी 8 अगस्त है, लेकिन आज हम ओलंपिक से जुड़े मुद्दे को पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये कई सारी चीज़ों को इसमें समाहित हुए है। इसमें क्या है कि विनेश फोगाट जी वो अपने फाइनल दौर के दौरान, यानी फाइनल प्रतिस्पर्धा, यानी जब वो स्वर्ण पदक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उस दौरान उनके वेट माप में उनका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई और एक तरह से प्रतियोगिता में सबसे लास्ट स्थान पे हो गया, यानी कोई भी पदक अब उन्हें नहीं मिलेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है ओलंपिक के। ठीक है, तो इसको समझेंगे, क्या मुद्दा हुआ था, क्यों हुआ था। उसके साथ साथ एक और इससे जुड़ा हुआ है कि जो कॉम्बैट एथलीट्स होते हैं, यानी मुक्केबाजी, कुश्ती और कराटे और मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इस तरह की प्रतियोगिताओं में आयु वर्ग को लेकर, मतलब जो है वज़न को लेकर वेट कटिंग का एक बहुत बड़ा, कह सकते हो कि चुनौती रहती है और इसके कई सारे नुकसान होते हैं और इसको रोकने के लिए प्रयास भी किया गया है। ओलंपिक ने भी प्रयास किया था, 2017 में चेंज किया गया है। अगर 2017 का चेंज नहीं होता तो हमारी विनेश फोगाट जी, उनको सिल्वर मेडल तो ज़रूर मिलता, फाइनल का चाहे जो भी होता, लेकिन वो सिल्वर मेडल तो ज़रूर पाती, लेकिन आज वो लास्ट पे हैं। तो इन दोनों मुद्दों को एक एक करके समझेंगे कि ओलंपिक में उनके साथ क्या हुआ था और जो वेट कटिंग का या वज़न कम करने का मुद्दा है वो क्या है, वो कैसे चुनौती कर रहा है, आदि इससे जुड़े हुए पहलू को। और तीसरा है कि रोजगार सृजन और रोजगार की गुणवत्ता, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष या अर्थव्यवस्था के समक्ष 2 गंभीर मुद्दे हैं। यह एक द इकोनॉमिक्स टाइम में एक लेख प्रकाशित हुआ है, मतलब एक आर्टिकल इस पर लिखा गया है। इसमें ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को के हवाले से ये दिखाया गया है कि भारत में रोजगार सृजन को लेकर और रोजगार की गुणवत्ता को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। इसको टारगेटेड पॉलिसी के तहत दूर करने की, यानी इसको सुनिश्चित करने की पर बल देने की बात कही गई है। और फिर इसी 3 मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं विनेश फोगाट जी का ये तस्वीर, जब वो अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीती थी और वो फाइनल में पहुंची थी 6 तारीख को, तब का है। 7 का तो क्या दिखाएं। खैर, खिलाड़ी बहुत कहते हैं ना कि वो फाइटर्स होते हैं, फाइटर्स तो ये वैसे भी हैं और उनके अंदर कमबैक की स्थिति होती है। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि वो इससे संन्यास लेंगे, लेकिन फिर भी जिस स्तर तक वो पहुंची हैं, ये उनके लिए आप कह सकते हो कि भारतीयों के लिए भी गर्व की बात है। हम इसको कई सारे पहलू इसको देखने को लेकर हो रहे हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि कई बार जब कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ होता है, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़, उसमें भी हमें एक वो जब अपने हम बात करें सोशियो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ का, तो हम उसमें जजमेंटल नहीं होने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिश हुई है, कुछ लोग विनेश फोगाट जी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। मैं बताऊंगा क्यों, क्या मामला है, डिटेल में थोड़ा समझाएंगे। लेकिन हमें उन मुद्दों को, जैसे कहते हैं ना कि ये सारे जो विभिन्न तरह के विरोधी विचार होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और कई सारी पहलू को लेकर, जो पर्सनल मुद्दे होते हैं, उनसे हमें प्रभावित नहीं होना होता है और कांटों के बीच हमें फूल को चुनना होता है। तो उसी तरह से इस मुद्दे को समझें कि विनेश फोगाट के ओलंपिक में अयोग्यता, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। ये मुद्दा क्या है, क्यों अयोग्य ठहराया गया है, और बाकी इससे जुड़ी जो समस्या है, जो इसकी ज़्यादा गहराई, जो गंभीर समस्या है पूरे स्पोर्ट्स जगत को लेकर, खासतौर से कॉम्बैट एथलीट्स को लेकर, उसको इसके अगले न्यूज़ में हम कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हमारी पहलवान विनेश फोगाट जी को 7 अगस्त को ओलंपिक में
ओलंपिक होना था, स्वर्ण मुकाबला यानी गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबला होना था, उसके पहले जो वेइंग करा जा रहा था, उनका वजन नापा जा रहा था, उसमें वो ओवरवेट हुई 100 ग्राम से। यानी ये 50 किलोग्राम के प्रतिस्पर्धा में ये वर्ग में ये शामिल थी, जिसका उनको फाइनल खेलना था। लेकिन जब अंतिम में इनका वज़न नापा गया स्पोर्ट्स के पहले जिस दिन था, तो ये 50 किलो 100 ग्राम आया, और इस तरह से वो उस वर्ग में यानी उसको क्वालिफाइंग नहीं कर पाई, वजन को लेकर उस वर्ग से बाहर हो गई, और इस तरह से पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई होकर उस रेसलिंग प्रतियोगिता में सबसे लास्ट में आई। और अगर ये क्वालिफाई हो जाती तो कम से कम तो जो है सिल्वर मेडल तो हमारे लिए था ही, अगर वो प्रतियोगिता न भी जीत पाती तब भी। लेकिन अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उनका जो है वज़न एक दिन पहले नापा गया था, उस दिन सही था, उन्होंने इसको कम किया था। दूसरे दिन इनका वज़न काफ़ी बढ़ा पाया गया रात में, जब 6 तारीख को इन्होंने पूरी रात मेहनत की, अपने वज़न को कम करने की कोशिश की, काफ़ी कम भी किया, लेकिन जो निर्धारित था उससे 100 ग्राम ज़्यादा रह गया और ये डिस्क्वालीफाई हो गई। अब इसको लेके दो तरह के विचार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गलत तरीका अपनाया, क्योंकि ये तो 55 से 60 किलो इनका नॉर्मल वज़न है, ये हमेशा 53 किलोग्राम वज़न में खेलती रहती हैं। इन्होंने 50 किलोग्राम में जो वज़न में खेलने के लिए क्वालिफाई किया था, अभी मार्च 2024 में पटियाला में हुआ था, वहाँ पे भी कुछ विवाद हुआ था कि ये उसमें शामिल ही नहीं थी। एक तरह से इन्होंने जो है ये गलत किया कि उस वर्ग में गया है, और इन्होंने इनके साथ जो हुआ वो सही हुआ, ऐसे कहने वाले भी लोग हैं, लेकिन उनकी बात हम नहीं करेंगे। एक दूसरा वर्ग है, दूसरा एक्सट्रीम वर्ग है, वो ये कह रहा है कि जब ये स्वर्ण पदक जीती थी तो इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और इस तरह की चीज़ों को करना, और जब ये बाहर हो गई तो इन पे सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि इनके साथ जो है राजनीति हुई है। खैर, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो वज़न है, यानी अगर ये कम नहीं हो पाया है तो ये क्यों मुश्किल हो गया कि 100 ग्राम वज़न कम करना। देखिए, ये तो सच्चाई है कि विनेश फोगाट हमेशा से 50 किलोग्राम वर्ग में नहीं रही हैं, इसलिए उनको 50 किलोग्राम वज़न में लाने में दिक्कत रही है। ठीक है, ये हाल ही में इन्होंने 50 किलोग्राम में खेला, इसके पहले ये 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी। NIS में पटियाला में इन्होंने 2 कैटेगरी वर्ग में जो है वेट वर्ग में इन्होंने अपना जो है दिया था, एक 53 किलोग्राम में और एक 50 किलोग्राम में। 53 किलोग्राम में ये 10-0 से हारी थी, और इस कारण वो उसमें क्वालिफाई नहीं हो गई थी ओलंपिक के लिए, और इन्होंने जो है फिर मांग करके अपने को 50 किलोग्राम में किया था, और फिर ये क्वालिफाई हुई थी 50 किलोग्राम में, और एक तरह से इतिहास रचते हुए ओलंपिक में ये फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। और अगर ये परसों का यानी 7 तारीख का यानी कल का जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं रहता, ये अपना 100 ग्राम वज़न और कम कर लेती, तो संभवतः ये गोल्ड भी पा सकती थी, नहीं तो सिल्वर तो ज़रूर पाती। ठीक है, लेकिन ये कम क्यों नहीं कर पाई, इसके पीछे वजह यह है कि इनका सामान्य वज़न 55 से 56 किलो इनका नॉर्मल वज़न है, और ये हमेशा 53 किलोग्राम में खेलती रही हैं, उसके लिए ये वज़न कम करती रही। इस बार इन्होंने फैसला किया कि ये 50 किलोग्राम में खेलेंगी, और उसके लेकर इन्होंने अपना काफ़ी वज़न कम किया था। लेकिन 50 किलोग्राम में पहले दिन इनको वज़न मेंटेन रख लिया, उन्होंने कई सारी प्रतियोगिताएं जीती, फाइनल में पहुंची। दूसरे दिन फाइनल, एक रूल है कि दूसरे दिन इनको फाइनल के पहले इनको 15 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें अपने वज़न को 50 किलोग्राम करना पड़ता है। इनको नहीं, बल्कि उस दिन जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, 2 प्रतियोगिताएं होती हैं, एक फाइनल का होता है, एक ब्राउन मेडल के लिए होता है, यानी जो सेमीफाइनल में 4 लोग रहते हैं वहीं खेलते हैं दूसरे दिन भी। एक तो गोल्ड और सिल्वर के लिए खेलते हैं, यानी वो फाइनल खेलते हैं, बाकी 2 लोग जो है वो ब्राउन्स के लिए खेलते हैं। तो उस दिन भी इनको क्वालिफाई करना था, लेकिन ये कम नहीं कर पाई और ये बाहर हो गई हैं। अब प्रश्न ये है कि ये पहले दिन तो क्वालिफाई कर गई थी, तो इनका तो सिल्वर तो इनको मिलना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले दिन तो इन्होंने क्वालिफाई कर दी तो इनको सिल्वर मिलना चाहिए, और ऐसा कहने वाले सिर्फ भारत के लोग ही नहीं हैं, ऐसा कहने वाले अमेरिकी एथलीट्स भी हैं, जिनका कहना है कि इनको सिल्वर तो दिया जाना चाहिए। लेकिन जो नियम है, यानी पहले दिन वजन सही होने के बावजूद भी विनेश फोगाट को क्यों अयोग्य ठहरा दिया गया, उसके पीछे एक नियम है कि ओलंपिक में जो यूनाइटेड रेसलिंग जो है
एसोसिएशन है या जो उसका है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, उसके नियम हैं। उसके नियम के अनुसार रेसलिंग की प्रतियोगिता 2 दिन होती है, एक 2 दिन में होती है, और हर दिन खिलाड़ी को अपना पूरा सिंगलेट पहनने हुए अपने जिस वर्ग में रहता है उस वर्ग के अंदर वजन को लाना पड़ता है। उससे कम रहे चलेगा, लेकिन उससे 1 ग्राम भी ज़्यादा होने पर नहीं होता है। और अगर दोनों दिन कोई खिलाड़ी उस जो है वजन को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाता है और उसे लास्ट में स्थान दिया जाता है, यानी अंतिम स्थान पे उसे भेज दिया जाता है डिस्क्वालीफाई करके, यानी उसकी कोई मेरिट में स्थान नहीं रहता है। इस तरह से ये पहले दिन ये क्वालिफाई हो गई थी, इसके बावजूद भी चूंकि दूसरे दिन ये क्वालिफाई नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इसमें एक ही चीज़ बचती है कि अगर पहले दिन खेल के दौरान ही अगर ये घायल हो जाती तब इनका जो है इनको दूसरे दिन ट्रायल ये वजन वाला नहीं देना पड़ता और इनका अपना मेडल बरकरार रहता। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब कोई लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर रात में अगर ऐसा था तो इनको रात में अगर ये हो जाता तो भी, अगर रात में भी ये चोटिल कोई खिलाड़ी होता है तो भी दूसरे दिन भले खेल में भाग दे या न दे, उसे अपना वजन को काउंट कराना पड़ता है। यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 2 दिन अपने मतलब लगातार दोनों दिन अपने वजन को क्वालिफाई कराना पड़ता है, जो दूसरा दिन खेलेगा उसको भी कराना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस खेल में वजन का बहुत महत्व है। अभी हम जब अगला पार्ट इसको देखेंगे कि कॉम्बैट एथलीट में वेट कटिंग वाला जो मुद्दा है वो समझेंगे, क्योंकि देखिए अगर इनका वजन 50 ग्राम जो है 100 ग्राम जो है ज़्यादा रहा है, वो 100 ग्राम कम रहता तो ये हमारे लिए सिल्वर ज़रूर लेकर आती। 2017 के पहले वाले नियम लागू रहते हैं कि जब प्रतियोगिता एक ही दिन पूरा होती थी तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता था, इन्होंने एक बार कर ही लिया था और ये सिल्वर पक्का लाती। लेकिन 2017 के बाद कुछ चेंज किया गया था, प्रतियोगिता रेसलिंग की 2 दिन होने लगी थी और दोनों दिन ही वेट काउंट कराना पड़ता है, करता था और है भी। और इसको लेकर पहले दिन 30 मिनट समय मिलता है, दूसरे दिन 10 मिनट मिलता है। क्यों मिलता है? उसके पीछे यही है कि कॉम्बैट एथलीट में वेट कटिंग की समस्या और उससे जुड़ी हुई चुनौती क्या है, क्यों है, आइए जरा समझते हैं। पहला हम समझते हैं कि युद्ध खेल या कॉम्बैट एथलीट्स में किसी का वजन क्यों मायने रखता है। आपके भी ये प्रश्न आएगा कि सर वो 53 किलो थी तो वो 50 किलो में कैसे चली गई, और अगर 100 ग्राम ज़्यादा रहा तो क्या दिक्कत रहा। ठीक है, देखिए उसी जब उनका ट्रायल हो रहा था भारत में ओलंपिक के लिए, तब वो 53 किलोग्राम में 10-0 से हारी थी अपनी उस ग्राम वाली प्रतियोगिता, और 50 किलोग्राम में वो क्वालिफाई की थी और यहाँ तक क्वालिफाई की थी कि वो ओलंपिक में फाइनल तक तो पहुँच गई थी। यानी कहीं ना कहीं वजन मायने रखता है खिलाड़ी में, खासतौर से जो युद्धक होती है जिसमें कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट में क्या क्या है? कुश्ती है, मुक्केबाजी है, जूडो है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, इन सब में वजन मायने रखता है। वजन वर्गों के अनुसार ये प्रतिस्पर्धा होती है क्योंकि ऐसा प्रतिस्पर्धी मैचों को निष्पक्ष बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। इसमें यह मान्यता है कि आमतौर पर सामान्य वजन के और आकार के खिलाड़ियों की फिजिकल स्ट्रेंथ समान रहती है, इसके बाद वो अपनी व्यक्तिगत या विशेष क्षमता के कारण जीतते हैं। और अगर ऐसा नहीं करें, अगर वजन वर्गों में नहीं बांटें, तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा वजन का खिलाड़ी रहेगा वो कम वजन के खिलाड़ी से एक नेचुरली ज़्यादा वो उसको वरीयता मिली रहेगी। अब हाथी की लड़ाई एक सांड से हो तो हाथी तो वैसे भी जीत जाएगा, ये आप एक उदाहरण बता रहे हैं। तो ज़्यादा वजन का आदमी कमज़ोर वजन के आदमी से वैसे भी जीतने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर वजन वर्ग के आधार पर इन्हें कॉम्बैट लड़ाकू में न बांटें तो फिर प्रतिस्पर्धा को आप प्लेइंग फील्ड लेवल या स्वस्थ या आप कह सकते हो कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं कहा जा सकता है। अब ये प्रश्न है कि ये मायने रखता है वजन, तो जब वजन मायने रखता है कि वजन के साथ साथ अगर समान वजन के लोगों में समान क्षमता होती है, यानी अगर ज़्यादा वजन वाला कोई व्यक्ति रहे और वो अपने कम वजन वाले व्यक्ति से लड़ने में किसी तरह से सक्षम हो जाए तो उसे नेचुरली उसको एडवांटेज मिलेगा। यही एडवांटेज की सोच का लाभ लेने के लिए खेल प्रतियोगिता में जो है लोग खिलाड़ी वजन कम करते हैं। इसको लेकर वजन का माप होता है,
खेल में वजन का माप किया जाता है, क्योंकि खेल में वजन का वर्ग के आधार पे चीज़ें की जाती है। जैसे कि अब 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम में एक खिलाड़ी का वजन है, उसने एक क्वालिफाई करके आ गया। लेकिन होता क्या है कि हमारा आपका किसी का भी वजन लगातार बढ़ता घटता रहता है। वजन के कई सारे मायने हैं। जैसे हमारे आप यानी नॉर्मल लोगों में तो ज़्यादातर जो है फैट ही रहता है जो वजन को घटाता बढ़ाता है, लेकिन वजन को कम बढ़ाने घटाने में तेजी में फ्लूइड या जो द्रव्य होता है शरीर में उसका, यानी जिसे आप सिंपल से शब्दों में कहें पानी, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि वैसे भी हमारे शरीर का 2/3 पानी होता है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसी पानी को कम ज़्यादा करने की कोशिश करके ये वेट जो है एथलीट्स जो होती हैं इस खेल में अपने आप को ज़्यादा वजन वाला जो है एथलीट्स कम में आता है। तो अब जैसे वजन है उसमें जैसे 50 किलोग्राम वर्ग हो गया और वजन घटता बढ़ता रहता है, और हमेशा किसी खिलाड़ी पर हर उसमें निगरानी भी नहीं की जा सकती है। तो उसके लिए व्यवस्था ये किया जाता है कि किसी भी प्रतियोगिता में अगर कोई लड़ाकू खेल है तो उसको उसका वजन नापा जाता है प्रतियोगिता के पहले। जैसे कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है इसने ओलंपिक में वजन माप नियमों के अनुसार पहलवानों का वजन उनकी प्रतियोगिता की सुबह उनके सिंगलेट पहने हुए यानी पूरा जो पहने रहते हैं उन्हीं के साथ ही किया जाता है। चूंकि प्रतियोगिता 2 दिन तक चलती है, ओलंपिक प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलती है, इसलिए 2 बार वजन माप होता है। पहले दिन 30 मिनट में उनको टाइम मिलता है और दूसरे दिन 15 मिनट का समय उन्हें दिया जाता है। यानी पहले दिन आधा घंटा दिया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत कम हो तो उसको एक्सरसाइज वर्किंग करके उसको कम घटा लो और घटा के आ जाओ, लेकिन दूसरे दिन केवल 15 मिनट का समय दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये कब से हुआ? 2017 तक ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन 2017 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ओलंपिक कुश्ती के प्रारूप में बदलाव करके उसे 2 दिन के लिए कर दिया। इसके पीछे जो वजह है कि अगर कोई एथलीट्स किसी पहले दिन अगर उसने अपना बहुत ज़्यादा वजन कम करके, कोई ज़्यादा वजन का एथलीट्स कम वजन करके अगर खेल रहा है तो उसका डिसएडवांटेज न मिले, उसे दूसरे दिन भी करना रहता है, और उन दोनों दिनों में से किसी भी दिन अगर वो फेल हो गया तो उसे पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बशर्ते एक ही है कि वह पहले दिन के खेल में वह चोटिल हो जाए ताकि वो दूसरे दिन न खेल सके, तो वो अपना अगर कोई मेडल उसके पास है तो वो मेडल बना रह सकता है। ये चीज़ें लाई गई थी। इसके पीछे जो 17 में किया गया था उसके पीछे वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा जो है अपने वजन को कम करके एथलीट्स न कर सकें, क्योंकि ये एथलीट्स के लिए नुकसानदायक होता है। क्यों नुकसानदायक होता है, यानी पहले देख ले कि कॉम्बैट एथलीट वजन क्यों घटाते हैं। देखिए वजन बहुत मायने रखता है इसमें, कॉम्बैट वाले में। तो जब वजन मायने रखता है यानी समान वजन के लोग रहेंगे तो लगभग बराबर रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति किसी तरीके से कम वजन वाले एथलीट के साथ खेलने के लिए वो सक्षम हो जाए तो उसे नेचुरली वरीयता मिलती है। ये चीज़ें जो सोच है ये कहीं ना कहीं एथलीट्स को, दुनिया भर के एथलीट्स को, सभी को तो नहीं कहें लेकिन दुनिया भर के एथलीट्स को ये मोटिवेट करता है कि वो अपने वजन को कम करके अपने, जैसे अगर हम 50 किलो में खेल रहे हैं, 55 किलो हैं, तो 5 किलो कम करके जल्दी से वह 50 किलो के अंदर आ जाएं एक बार करके। फिर इसके बाद जैसे ही वेट हो गया, अब पूरे दिन के लिए हो गया, तो वो फिर इसके बाद एक्सेस अपना जो भोजन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, जिस तरह से लेना है चीज़ लेकर अपना वजन बढ़ा लें, और उसका फायदा उनको किसमें हो जाएगा, उस प्रतियोगिता में हो सकता है। इस आधार पे कई लोग इसको कह सकते हैं कि इसीलिए को कह रहे हैं कि फोगट ने गलत किया था, लेकिन ये फोगट ने ही नहीं किया था, ये सारे लोग कहते हैं। और अगर आप इसको नैतिकता के पैमाने पर देखेंगे कि कांटियन नैतिकता के आधार पे तो आप इसे गलत कह सकते हैं, गांधी जी की नैतिकता के आधार पे गलत कर सकते हैं कि साध्य के साथ साथ साधन भी जरूरी है, कि पवित्रता जरूरी है। लेकिन जो एक उपयोगितावादी और नॉर्मल व्यक्ति की नैतिकता है, क्योंकि सारे लोग इसी तरह के कह रहे हैं और कानूनन जो व्यवस्था है उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी नैतिकता नहीं टूटी है। क्योंकि ज़्यादातर इसमें जब ज़्यादातर एथलीट्स ऐसे ही करके वो आते हैं, कई लोग कम कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी ही है वो हमारे अनुसार तो हमेशा चलती नहीं है, कभी कर लेते हैं और कभी जाके रुक जाता है। 100 ग्राम ही तो था, ज़्यादा हो जाता, अगर शरीर एक्सेप्ट कर लेता, पानी को और निचोड़ देता तो ज़्यादा हो जाता। कई लोग तो, हम बड़े वरिष्ठ पत्रकार का सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि ब्लड डोनेशन की चीज़ें तो होती हैं, ब्लड निकलवा देते। अरे भाई,
जो वहाँ पे उनके साथ लोग रहते हैं, जो बैठे रहते हैं, जो फिजियो रहते हैं, जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो डाइटिशियन और खुद खिलाड़ी, वो उसको पता रहता है कि वहाँ पे क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या, उसको जीतने पर क्या मिलेगा, नहीं जीतने पर क्या मिलेगा, उसको पता रहता है। लेकिन जो वहाँ पे एक्सपर्ट रहते हैं वो किसी की जान से खिलवाड़ नहीं लगते। ठीक है, ब्लड निकलवा देते, राय देना है हालांकि, और पता चला कि उसकी जान चली जाती खिलाड़ी की, तो गई है, बहुत बार गई है। इसी तरह के जान जाने के बाद भी उसी रोकने के लिए 2017 में ओलंपिक में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि खिलाड़ी मतलब इतना ज़्यादा रिस्क न लें कि वो उनके जीवन के लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाए। इसीलिए देखिए इसमें कम करने के लिए ये है कि वजन क्यों घटाते हैं, तो वही है, इसमें घटाने के लिए वो पानी निकालते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं कि वजन जैसे पसीना जितना निकल जाए, जितना शरीर से पानी निकल जाए उतना उनका वजन तेजी से घट सकता है, क्योंकि फैट तो वैसे भी हमारे रेसलर और कॉम्बैट वाले में रहता नहीं है, पानी ही रहता है, उसी को ये निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वजन घटा करके क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं, होते हैं, कई सारे उदाहरण हैं। एथलीट की शारीरिक और मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाए बिना वजन कम करना तो ठीक है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि एथलीट्स में, यानी आप ओलंपिक में देखिए, एक तरफ स्वर्ण पदक होता है और एक तरफ कहाँ होता है, तो ऐसे में किस स्तर तक एथलीट्स जा सकते हैं इसकी कोई संभावना नहीं रहती। जैसे कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं ना, बड़े बड़े पत्रकार, कि ब्लड निकलवा देते, नाम बताना जरूरी नहीं है। मतलब हम कहाँ तक गिर गए हैं कि उस एथलीट्स की जान ले लो। अगर आप सुझाव दे रहे हो, डॉक्टर कहते कि डॉक्टर और कम कर सकता था, अरे भाई वो जितना कर सकता था वो प्रोफेशनल था, उसने किया होगा, खिलाड़ी किया होगा। मैं आपको बताऊं, मैं अपना इंटरव्यू दिया था, मेरा नहीं हुआ था इंटरव्यू, मेरे गांव का एक छोटा सा बच्चा, वो 8वीं कक्षा में था, उसने कहा था कि ये ऐसा कर देते भैया तो हो जाता। बाहर रह के सुझाव देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो वहाँ पे फील कर रहा होता है उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से लड़ाई में भी होती है। एक खिलाड़ी, एक जो है, अगर कोई डिफेंस का बंदा होगा तो उसको पता होगा क्लाउज़विट्ज़, उसने कहता है कि जंग में कोई चीज़ें निश्चित नहीं रहती, वो जंग में जो रहता है ना, जो लड़ाई में जो भाग लेता है, वही वो महसूस करता है वहाँ की परिस्थितियाँ। तो विनेश फोगाट और उनकी टीम ही वो परिस्थिति को अच्छी तरह से जानती होगी। यहाँ बैठ के हम कमेंट्री बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति को हम नहीं जानते हैं, तो खैर छोड़ देते हैं। इसमें नुकसान क्या क्या हो सकता है कि अगर खेल के उच्चतम स्तर में खिलाड़ी ये सब करता है, अगर उदाहरण देखें तो 2018 में एक UFC फाइटर थी, उसको जब ये वजन को कम कर रही थी, यानी वो पानी को निकाल रही थी, यानी डिहाइड्रेट हो रही थी, उस दौरान उसको माइनर हार्ट अटैक आया था। हालांकि वो बच गई थी, वो किस्मत वाली थी, बच गई थी। 2015 में एक चीन में मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर प्रतियोगिता होती है, उसमें एक फाइटर था यांग जियांग बिंग, वहाँ पे एक वन चैंपियनशिप होता है, उसमें इसी तरह से डिहाइड्रेशन करने के दौरान उसकी जान चली गई थी। उसके बाद इस वन चैंपियनशिप में बहुत सख्त नियम लागू कर गया है कि आप वजन को कम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कई सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई है। अब कई सारे ऐसे रिसर्च हैं, ये बताते हैं कि प्रतिबंधित यानी वजन को जो मेंटेन करने वाले खेल हैं, उनमें जब ज़रूरत से ज़्यादा खिलाड़ी वजन कम करते हैं। कैसे करते हैं इतना जल्दी? क्योंकि वो वजन कम से ही नहीं होता है, उनको वजन गेन भी करना पड़ता है। समस्या ये नहीं है, जैसे कि क्या होता है कि खिलाड़ी एक बार वजन कम कर ले तो अब बढ़ाए ना तो चलता, लेकिन उनको पता है कि उनका एक तो शरीर एक ऊंचे वाले वजन में रहता है, दूसरा उनका जो वेट है अगर वो बढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो नेचुरली उनको फ़ायदा जो होने वाला होता है वेट का वो नहीं मिलेगा। तो उस दौरान उनको कम से कम, जैसे 1-2 दिन हो रहा है तो कम से कम 2 बार अपने वजन को बहुत हैविली कम करना पड़ता है। और उस दौरान जो देखा जाता है कि कई सारे, अगर डिहाइड्रेशन चाहे उच्च करें चाहे कम करें, हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मस्तिष्क में में परिवर्तन हो सकता है, न्यूरॉन सिस्टम में हीट स्ट्रोक जैसी समस्या आ सकती है, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इंसुलिन को लेकर शरीर संवेदनशील हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है, यहाँ तक कि महिला खिलाड़ियों का रिप्रोडक्शन सिस्टम या जो प्रजनन तंत्र है वो भी दुष्प्रभावित हो सकता है। तो ये कई सारी समस्याएं हैं। यानी कुल मिला के अगर आप कहें तो वजन को एक साथ कम करना एथलीट्स के लिए नुकसानदायक होता है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि वजन कम करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, बिल्कुल लगाया जाना चाहिए। इसको लेकर कहते हैं लोग कि इसमें
जो है नुकसान होता है, इसको देखकर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन कई सारे एथलीट्स इसको लेकर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, अगर धीरे धीरे किया जाए तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि वजन को एक बार में कम करने का कोई भी तरीका अभी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। और ये भी नहीं प्रूफ है कि आपने डिहाइड्रेशन करके इसको कम कर लिया। सोचिए, अपने आप को सोना लेते हैं, मोटे कंबलों में ओढ़ते रहते हैं, दिन रात पूरी रात भर मेहनत करते हैं। जब आप अपने शरीर को, ठीक है खिलाड़ी हैं एक सीमा से ज़्यादा, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा जब कर देते हैं और अगर शरीर के बायोलॉजिकली कुछ नेचुरल चेंज हो जाए, वैसा चेंज हो जाए, आज नहीं तो कल प्रभावित हो जाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कैसे लगाया जाना चाहिए प्रतिबंध? तो वही अभी वन चैंपियनशिप का उदाहरण बताया था जिसमें वो बॉक्सर की मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे ये कर दिया गया है कि किसी प्रतियोगिता के दौरान एक सप्ताह के अंदर कई बार उसका वजन चेक किया जाता है और साथ में डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन का, शरीर में पानी के स्तर को जांचने के लिए कई बार उसके यूरिन का भी टेस्ट किया जाता है। यानी वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो उसके फाइटर हैं वो जानबूझ के वेट कटिंग न करे। संभवतः आप यहाँ देख रहे हैं कि ओलंपिक पहलवानों को जो एक दिन की जगह 2 दिन किया जाता है, उसके पीछे भी वजह यही है कि उन्हें एक्सेसिव वेट कटिंग करने को रोका जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक दिन किसी तरह से करके आप आ भी गए हैं तो आपको दूसरे दिन भी वेट कट दिखाना पड़ेगा और अगर ऐसा वो नहीं कर पाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये पूरे दिविनेश फोगाट के मुद्दों को लेकर हमने बता दिया है। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अब ये है कि सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने तकनीकी और सारे कारण बता दिए कि ये जो है नहीं हो, इस पर रोक लग जाए तो बेहतर है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब किसी प्रतियोगिता में सारे लोग, जैसे एक तरफ राम का युद्ध है और एक तरफ जो है महाभारत का युद्ध है, कृष्ण वाली नीति, कि सारे लोग जब गलत तरीका अपना रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्षी पक्ष यानी आप भी उसमें भागीदार हो रहे हैं तो आपको भी वो सारी चीज़ें करनी होती है। बशर्ते ये है कि वो पूरी प्रोफेशनल गाइडेंस में होनी चाहिए। और अगर और भी प्रतिबंध लग जाए, बंद ही हो जाए वेट कटिंग, तो इससे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता कि अगर खेल को खेल की तरह समझा जाए। लेकिन चूंकि खेल सिर्फ खेल की तरह नहीं होता है, हार जीत पे बहुत कुछ लगा रहता है। एक ही दिन में, एक ही क्षण में कोई रंक से राजा बन जाता है, तो राजा से रंक भी बन जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा ये है कि अगर और भी सख्त नियम बन जाए तो बेहतर है, ताकि हमारे खिलाड़ियों के जान से न धोना पड़े। बाकी इस मामले में मेरा यही कहना है कि विनेश फोगाट जी ने किसी भी कानून को नहीं तोड़ा है। जो पूरी दुनिया के एथलीट्स करते हैं उन्होंने वो भी किया था और ये करना भी चाहिए। अगर आप अपने देश को मेडल जिताना चाहते हैं तो उसके लिए जितना संभव हो सके क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा समय, हमारा भाग्य और हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, तो उससे ज़्यादा कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा कोई नहीं कह सकते। ये क्लासविट्स ने ही कहा है कि युद्ध में क्या हो जाए कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो वही जानता है जो युद्ध में भाग लेता है। बाहर के लोगों को लगता है बाद में कि ये ऐसे हो गया होता, वैसे हो गया होता। जो वहाँ पे भाग लेता है उसको सही ढंग से ज़्यादा जानकारी होती है। क्लासविट ने पूरे दुनिया को ये बताया है। ये आप लोग तैयारी करने वाले हैं, ये आपको भी हो सकता है कई बार एग्ज़ाम में जाओ, कोई चीज़ आपका पेन खराब हो जाए, आपको हो सकता है कि कुछ दिमाग से कोई ऐसी चीज़ आ जाए, या कुछ आपको आपका जो है आप अस्वस्थ हो जाएं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाद वाला करेगा अरे यार ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, लेकिन जो कर रहा है वो क्यों खराब करेगा। तो इस मुद्दे को बस इतना ही तक देखते हुए आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुद्दे को, जिसमें ये है कि रोजगार का सृजन और रोजगार की गुणवत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के लिए 2 प्रमुख चुनौती है। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये द इकोनॉमिक्स टाइम में एक लेख है, आर्टिकल है, इस पर लिखा गया था और ये बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष रोजगार के संदर्भ में अभी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसमें कि रोजगार सृजन को लेकर, रोजगार सृजन में युवाओं को, महिलाओं को भी इसमें शामिल करेंगे, और रोजगार की गुणवत्ता, दोनों को लेकर चुनौतियां बनी हुई है। और इसको लेकर बताया गया है कि हमें एक टारगेटेड पॉलिसी या स्पेसिफिक वर्ग को केंद्रित करते हुए पॉलिसी को अपनाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या मामला है। परिचय देखें तो वर्ष 2022-23 यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,70,000 रुपये था। यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,70,000 रुपये था। ये बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन
इसके बावजूद भी संपत्ति वितरण यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में लगातार असमानता बनी हुई है। संपत्ति में कथित वृद्धि सार्वभौमिक रूप से अनुभव नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि श्रम बाजार में चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें वास्तविक आय में गिरावट हो रही है और युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर भी शामिल है, और नौकरी में लैंगिक विभेद भी बना हुआ है, यानी महिला पुरुष में अंतर बना हुआ है, जिसके कारण कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत का ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ या रोजगार विहीन समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता है। ये सारी बातें यानी कि कहीं ना कहीं भारत में बता रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। इसमें यहाँ तक कहा भी गया है लेखक ने कि देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही है वो दुनिया के अन्य देशों को ईर्ष्या करा सकती है, लेकिन अगर जॉबलेस ग्रोथ होता रहेगा तो वो देश के अंदर ही क्या कर सकता, अनरेस्ट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए लक्षित नीति बनाने की ज़रूरत है। अब हम ये जब कह रहे हैं, इतना बड़ा जो बात कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन देश में असमानता है, और उसके पीछे जो वजह है वो श्रम बल में रोजगार सृजन कम हो रहा है और रोजगार की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो ऐसे तो कह नहीं देंगे, उस पर हम अपना क्या देंगे, उसके आधार पर हमें तर्क देना पड़ेगा, तथ्य देना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में या किसी भी चीज़ों में सब आप कह सकते हो पढ़ा लिखा व्यक्ति को तो देना ही पड़ता है। तो इन्होंने भी दिया है, जैसे कार्यशील वर्ग का संघर्ष, यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बड़े बढ़िया बढ़ रही हो, लेकिन जो वर्किंग क्लास है उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। कैसे करना पड़ रहा है? देखिए, गरीबी के निचले स्तर की ओर बढ़ने के बावजूद भारत चिंताजनक रूप से एक संघर्षशील कार्यशील वर्ग की ओर बढ़ रहा है। ILO इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की नवीनतम संयुक्त रिपोर्ट में संकेत दिया है कि 2012 से 2022 के बीच नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की औसत मासिक वास्तविक आय हर साल 1% में गिरावट आई है। यानी 2012 से 2022 के बीच में औसत मासिक आय, किनकी, नियमित वेतनभोगी यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनका एक्चुअल वास्तविक मास यानी एक्चुअल आय, यानी कि वो जिसमें आप कह सकते हो कि आप इन्फ्लेशन को हटा देते हो, वो वास्तव में देखा जाए तो 1% घट रही है। यानी कहीं न कहीं उनके जीवन में चुनौती आ रही है काम करने के बावजूद। ये क्या बता रहा है कि खराब गुणवत्ता वाले रोजगार की ओर ये इशारा कर रहा है। ये स्थिति खराब गुणवत्ता की तरफ इशारा कर रहा है। इसे हम एक और पैटर्न के तहत समझ सकते हैं, उपभोग का समस्याग्रस्त पैटर्न। भारत की जो वर्तमान है, इसी रिपोर्ट में बताया कि अभी उपभोग पैटर्न अमेरिका के 60 के दशक के उपभोग पैटर्न को दर्शाती है। देखिए, उपभोग पैटर्न से कैसे जांचा जाता है। अब हम एक बताएं कि जैसे आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, आपके पास 100 रुपये तो अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मान लिया आपके पास 1000 रुपये है, या आप मान लो महीने के 10,000 रुपये कमाते होंगे, 10,000 कमाते होंगे, तो जो आप 10,000 में से कुछ जीवन जीने के लिए आपको ज़रूरी है, कम से कम खाना खाना तो ज़रूरी है। दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप भोजन पे ही देखें तो 4-5 हज़ार रुपये तो भोजन पे ही चला जाता है एक आदमी का। अब जो 10,000 पा रहा है वो 5,000 मान लिया भोजन पे खर्च कर रहा है। अब कोई 1 लाख रुपये महीना पा रहा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, 6,000 कर लेगा, 7,000 कर लेगा, 10,000 कर लेगा। तो उसका भोजन पे खर्च 10% हुआ, और जो 10,000 का कमा रहा है, अगर वो 5,000 खर्च किया तो उसका भोजन का परसेंट 50% है। तो जैसे जैसे आदमी का ये माना जाता है कि आय बढ़ती है, वो अपने व्यय का ज़्यादातर उपभोग व्यय वो इलास्टिक चीज़ों पर या विलासिता या कह सकते हो सेवा, अपने सुख सुविधा पे वो खर्च करने लगता है। और अगर व्यक्ति अपना आय का ज़्यादातर हिस्सा, किसी समाज में उसके आय का ज़्यादातर हिस्सा अगर जरूरी चीज़ों पर, भोजन पे और स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे खर्च किए जा रहे हों, तो इसका मतलब है कि अभी उसका आय बहुत बेहतर नहीं हो रही है। और यही चीज़ें भारत में भी दिखाई दे रही है। ILO ISD की रिपोर्ट में कह रहा, भारतीय आबादी अपनी आय का लगभग 30% भोजन पर खर्च करते हैं, उसके बाद परिवहन, आवास, फिर कपड़े पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य पे करते हैं। जबकि अमेरिका अपनी आय का लगभग 50% सेवाओं पर खर्च करता है, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा और आवास और भोजन पे करता है। और ये माना जाता रहा है
कि भारत में चूंकि एशिया की सबसे सस्ती सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली है, इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च कम दिख रहा है, लेकिन जो भोजन है उस पे 30% खर्च दिखा रहा है। ये बता रहा है कि भारत की यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, मतलब आय बढ़ने के बावजूद भी भारतीय उपभोग का अधिकांश हिस्सा अभी बुनियादी आवश्यकताओं की ओर ही झुका रहा है, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि एनएनआई यानी नेशनल नेट इनकम बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा औसत खर्च उपभोग जो है वो सेवाओं पर या प्राथमिक वस्तुओं से अलग अलग ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। यानी ये बता रहा है, उपभोग पैटर्न भी बता रहा है कि लोगों की आय में असमानताएं बनी हुई है। कैसे बनी है उसको आप कार्यबल और जो है रोजगार के रुझानों से और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा औसत रूप से जो प्रति व्यक्ति आ रहा है रोजगार का वो 176 रुपए का आ रहा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का, और ये भी अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, ये नहीं कि एक है। और इस संदर्भ में जो एनएसओ के पेरोल रिपोर्ट है 2023 वो बताती है कि हमारा युवा आयु वर्ग लगातार नए ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी आप कह सकते हो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें फिक्स्ड सैलरी मिलती है उसमें सबसे अधिक योगदान देता है, जिसमें लगभग 20% 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यानी इससे आप खुश हो सकते हैं कि 18 से 25 आयु वर्गों की संख्या हमारे ईपीएफ में यानी जो गुणवत्तापूर्ण रोजगार है उसमें ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है, ये बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक ही पक्ष है। एक और रिपोर्ट है यानी ये आंकड़ा पूरी तरह से आईएलओ द्वारा जो भारत के रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया गया था उसमें यह देखा गया था कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं का अनुपात 2000 में वर्ष 2000 में 54.2% था, वो अब बढ़कर 2022 में 65.7% हो गया। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में स्नातकों के बीच में बेरोजगारी दर ज्यादा है, लगभग 29% है, और जबकि अशिक्षित व्यक्तियों में 3.4% है। यानी जो शिक्षित हैं उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा है, जो अशिक्षित हैं उनमें बेरोजगारी दर कम है। यानी रोजगार की गुणवत्ता बेहतर नहीं है, रोजगार है भी तो गुणवत्ता बेहतर नहीं है, क्योंकि शिक्षित वर्ग क्या चाहिए उसको गुणवत्तापूर्ण रोजगार चाहिए। और साथ ही में महिलाओं में भी बेरोजगारी का उच्च स्तर दिखाई दे रहा है, यानी लैंगिक स्तर पे और गुणवत्ता के स्तर पे रोजगार की समस्या बनी हुई है, वो ये रिपोर्ट बता रहा है। जो रोजगार सृजन की जो पहल है उनसे भी जुड़ी चुनौतियां हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसे पहलों का काम किया है कि रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन कोविड-19 के रिकवरी चरण में यानी 2020 के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए इसे लाया गया था, लेकिन निजी क्षेत्र में भारत औपचारिक नौकरियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा। भारत का निजी क्षेत्र औपचारिक नौकरियों का मांग करने में असमर्थ रहा है, ये बता रहा है। कैसे? देखिए, आईएलओ की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि 2019 के बाद गैर कृषि रोजगार, गैर कृषि मतलब कृषि से इतर जो रोजगार है उसमें गिरावट आई है, उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसमें विनिर्माण सबसे खराब प्रदर्शन करता है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना के बाद। मेक इंडिया पहल के साथ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13 रोजगार के मामले में 13 से 14% के आसपास है। सर्वे भी लगभग यही 11-12% बता रहा है, उसी पर स्थिर हो गया है। और जो ब्लू कॉलर जॉब है यानी जो मेहनतकश मजदूर लोग हैं उनके लिए उनका जो आय है, उनकी जो अर्थव्यवस्था उनको जो दे रहा है आय, वो इतना नहीं है कि सभ्य समाज में वो पर्याप्त वेतन हो सके। ये चीज़ें, ये बातें बता रही है। साथ ही में अगर देखा जाए कि जो गिग श्रमिक हैं, ऐसे श्रमिक जो फिक्स्ड नहीं हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय है, जैसे कि किसी बैंक में कोई ऐसे मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे डेली वेज पे काम करने वाले लोग हैं, ओला उबर चलाने वाले लोग हैं, सर्विस इंडस्ट्री में डेली काम करने वाले लोग, जिन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, उनकी स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि उनको तो कोई सोशल सिक्योरिटी जाल भी नहीं है। ऐसे में बड़े शहरों में जाने से वो हिचक रहे हैं, क्योंकि बड़े शहरों का खर्च सेकेंड और थर्ड टियर शहरों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जबकि उस अनुसार उनको आय उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। एक और समस्या जो दिखाई दे रही है कि रोजगार में लैंगिक असमानता की भी चुनौती बनी हुई है। देखिए, ईपीएफओ का डेटा, यानी देखिए ईपीएफओ का डेटा
अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों में भारतीय नौकरियों बाजार में महिलाओं की कम भागीदारी की बढ़ती चिंता भी शामिल है। अब ये बात ये कह रहे हैं तो इसके आधार पे कुछ उन्होंने तथ्य दिया होगा या किसी अध्ययन निष्कर्ष के आधार पे ये पहुंचे होंगे। तो ये क्या है कि जो नए ईपीएफ ग्राहक हैं उसमें पुरुषों का लगातार दबदबा चल रहा है। 2017 में कुल नए ग्राहकों में से 81.9 यानी 82% पुरुष रहे हैं। 2017 में 18% महिलाएं रही हैं, यानी 82% जो फिक्स्ड रोजगार है, जिसे आप फॉर्मल रोजगार या बेहतर रोजगार कर सकते हैं। बहुत बेहतर चलो हो न हो, लेकिन कम से कम ये मान लो कि बेहतर ही है। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में यानी कि सरकार के सोशल सिक्योरिटी के तहत ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, उसमें भी 82% पुरुष थे, 18% महिलाएं थी 2017 में जो नए लोग शामिल हो रहे थे। अब आंकड़ा देखते हैं क्या है, ये आंकड़ा बेहतर हुआ या खराब हुआ। तो ये बता रहा है कि खराब हुआ, क्योंकि कोविड के जब बाद 2020 का आंकड़ा आया तो उसमें पुरुषों का नामांकन 90.7% हो गया और महिला 9.3% के सर्वकालिक लो लेवल पे पहुंच गई। 2022-23 में भी पुरुषों की हिस्सेदारी 90.2 है और महिलाओं की हिस्सेदारी 90.8, यानी 90% पुरुष है, 10% महिला ईपीएफओ के नए में शामिल हो रहा है, यानी 80% का अंतर बना हुआ है, जो ये बता रहा है कि रोजगार के बाजार में महिलाओं के लिए साथ लैंगिक असमानता बनी हुई है। ऐसे में ये सारी जो चुनौतियां हैं उनका रास्ता क्या है? देखिए, आर्थिक विकास जो है सामाजिक सुरक्षा, जुड़ाव और कार्यबल के बीच डायनामिक पर जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में सिर्फ आर्थिक विकास से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जीडीपी वृद्धि दर से काम नहीं चलेगा। हमें टारगेटेड पॉलिसी चाहिए, लक्षित नीतियां चाहिए जो विशेष वर्गों की आवश्यकताओं को समझ सके। इसको लेकर यद्यपि आर्थिक परिदृश्य में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, फिर भी लगातार असमानता बना है। जनसांख्यिकी रुझानों के कारण एक ऐसी गंभीर और सोची समझी नीति की आवश्यकता है जो संपत्ति के अंतर यानी वेल्थ के अंतर को पाट सके, लैंगिक समावेशिता को बढ़ाने वाली हो, सतत आर्थिक कल्याण के लिए रोजगार सहायता देने वाली हो और इस तरह के कार्यक्रमों को अनुकूलित कर सके। नहीं तो क्या होगा कि आपकी आर्थिक विकास और वृद्धि दर तो दुनिया के देशों में ईर्ष्या पैदा करेगी, लेकिन आपका जो जॉबलेस ग्रोथ अगर होगा या जॉब की गुणवत्ता खराब होगी तो आपके घर के अंदर भी अनरेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ये बातें सर्वे में भी दिखी है। इसीलिए प्रोडक्ट लिंक स्कीम के साथ साथ सरकार ने इस बजट में एम्प्लॉयड लिंक स्कीम भी शुरू की है। एम्प्लॉयड यानी रोजगार से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन दिया जाएगा किनको? निजी क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रही है, इसको आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए इस पे आधारित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहा है कि चर्चा में रहे विनेश फोगाट के ओलंपिक में अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वजन माप में उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज्यादा पाए जाने के कारण उनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। सामान्य वजन से 5-6 किलोग्राम वर्ग 50 किलोग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें वजन कम करने में हमेशा ही समस्या उत्पन्न रही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पे आपको 4 विकल्प देख लीजिएगा। दूसरा है कॉम्बैट एथलेटिक्स में खिलाड़ियों का वजन क्यों मायने रखता है? ये प्रतिस्पर्धी मैचों को निष्पक्ष बनाने के लिए है। समान वजन के खिलाड़ियों में समान शारीरिक विशेषताएं होने की संभावना अधिक होती है। वजन वर्गों के बिना भारी एथलीटों को छोटे लोगों पर बढ़त मिल सकती है और उपयुक्त सभी कारण माने रखते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा ही है, अभी मैंने डिटेल में सब बताया ही था। तीसरा है वजन प्रतिबंधित खेल प्रतियोगिताओं में, यानी जिन खेलों में वजन के आधार पे कैटेगरी होती है, यानी कॉम्बैट एथलीट्स में, उसमें वजन कम करने की समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों में वजन घटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गंभीर निर्जलीकरण से तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा है वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि इन खेलों में सख्त दीर्घकालिक व्यवस्था का पालन करके सुरक्षित रूप से वजन कम करना संभव होता है। देखिए, इसका थोड़ा टफ है, बता देते हैं, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि अभी कोई इस तरह का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, यानी पहला इसका सही है, दूसरा गलत है, यानी ये आपका केवल एक इसका आंसर होगा। चौथा है वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितने रुपए है? 1,20,000, 1,70,000, 2,40,000, 2,70,000। तो ये तो आसान है, आप लोग कर लोगे। अब पांचवा प्रश्न है कि भारत में रोजगार बाजार में लैंगिक असमानताओं से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईपीएफ आंकड़ों में भारतीय नौकरी बाजार में महिलाओं की भागीदारी लगातार बेहतर हो रही है।
वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान ईपीएफ में कुल नए नामांकन में पुरुषों और महिलाओं की हिस्सेदारी में अंतर केवल 20% है। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पे आपको सॉल्व करना है। इसको भी मैंने बता ही दिया है कि बेहतर नहीं हो रही है और ख़राब हो रही है महिलाओं की हिस्सेदारी, यानी पहला गलत हो गया है। और दूसरा अंतर 2022-23 में एक तरफ 90% पुरुष हैं, 10% महिला, यानी 80% का अंतर, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी इसका आंसर डी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तीनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लगता पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ों को सही ढंग से समझने में मदद मिली होगी, खासतौर से विनेश फोगाट के मामले को। और इस तरह के कोई भी मामले हो, हम उसके जो सही पहलू हैं उसको जानने की कोशिश करें, अपने भावनाओं, विचारों और कह सकते हैं ना कि एक जुड़ाव जो होता है सोशियो पॉलिटिकल, उससे अलग रखते हुए। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो जवाब दीजिए, इसके आप आंसर भी दे सकते हैं, और कोई अलग से कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।